भारत के भौतिक प्रदेश, पॉइंट है अपना भारत के भौतिक प्रदेश। ध्यान दें इधर। अब सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेशों को हम मानचित्र के माध्यम से इनको देखेंगे। ध्यान दें इधर। भारत के भौतिक प्रदेशों में आप सबसे पहले भारत के मानचित्र में उनको समझेंगे। जैसे सर्वप्रथम ये जो इलाका है इसमें कौन सा आता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। इसके बाद में नंबर 2 पर जो आता है वो आता है मैदानी भाग। आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सेकंड नंबर पर कौन आएगा? मैदानी भाग आएगा, जिसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। पूरी मोबाइल थोड़ा सा शांत करो। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा इस तरह से। ये जो भौतिक प्रदेश है भारत का, इसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। अब मैदानी भाग में बहुत सी किताबों में और अध्ययन की दृष्टि से समझने के लिए एक भौतिक प्रदेश और मान लिया जाता है। तो वो जो भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिम का मरुस्थल। मरुस्थलीय प्रदेश मान लिया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर जब मरुस्थल को मानते हैं तो 6 भौतिक प्रदेश हो जाते हैं, जबकि भौतिक प्रदेश कितने हैं? 5। तो हम मरुस्थल को मैदानी भाग में सम्मिलित कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में ये जो इलाके हैं इसको हम नाम दे देंगे तटीय प्रदेश। इसके बाद में ये इधर बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप हैं? अंडमान और निकोबार। और इधर लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप हैं तो इनको कुल मिलाकर के कौन सा भौतिक प्रदेश? 5। तो 5वें भौतिक प्रदेश को हम एक शब्द में कहेंगे द्वीप समूह। आप दोबारा ध्यान दें, एक एक पर हम नंबर डालेंगे। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 मैदानी भाग, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 पर तटीय प्रदेश जो भारत का ये समुद्री इलाका जो लगता है, कोस्टल एरिया, और 5वें नंबर पर द्वीप समूह। इसलिए हम 5 नंबर दोनों साइड में डाल देते हैं। द्वीप समूह हो गए। तो कुल मिलाकर के ये 5 भारत के भौतिक प्रदेश। अब इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें उससे पहले एक छोटा सा समीकरण और है परसेंटेज में कि भारत के भौतिक प्रदेशों में पर्वत व पठार कितने प्रतिशत भाग पर है? 29% भाग पर। पर्वत और पठार कितने? 29। पर्वत व पहाड़ियां, ये 2 बार चूक हो गई इसमें। पर्वत व पहाड़ियां 29 पर हैं, पठार 28% पर है, और इसके बाद में क्या? मैदान है 43% भाग पर मैदान है। तो इस प्रकार से भारत का ये
भौगोलिक परिदृश्य हमें इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पर्वत पहाड़ियां 29% भाग पर, पठार 28% भाग पर और मैदान 43% भाग पर। अब इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। बहुत से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं और भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे जो कठिन माना जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे? हिमालय पर्वत। कौन से पर्वत की? हिमालय। ये हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पास म्यांमार सीमा तक फैला हुआ है। तो आप इस तरह से एक डायग्राम से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पश्चिम में इस तरह से ये हिमालय की पहाड़ियां शुरू होती जाती है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो एक प्रकार से हिमालय का आकार भी यहां पर दिख रहा है। तो हिमालय का आकार कैसा है? धनुषाकार। कैसा है? धनुषाकार, या इसको हम कह सकते हैं चापाकार। आकार कैसा है? धनुषाकार या चापाकार है। जो पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से शुरू होता है। यहाँ पर पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? सुलेमान, किरथर, इनसे शुरू होता है। इस सुलेमान किरथर श्रेणियों को बलूचिस्तान चाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलूचिस्तान चाप। यहाँ से शुरू होने के बाद में यहाँ पर ये सीधी लंबाई में तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है? नामचा पर्वत तक जाता है। अब भारत म्यांमार की जो सीमा बनती है इस तरह से, ये जिसमें अराकान योमा, पेंगू योमा इस तरह से है। भारत में ये जो हिमालय है ये कहां से शुरू होता है? पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से। कहां से शुरू होता है? हिंदू कुश पर्वत। पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत कहें, या इसको एक स्थान और है यहां पर, सिंधु गोर्ज। कौन सा गोर्ज? सिंधु गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में एक अन्य नदी बहती है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु गोर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज तक ये हिमालय फैला हुआ है। कहने का मतलब हिंदू कुश पर्वत, यहीं पर एक नंगा पर्वत है, उससे लेकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज तक ये फैला हुआ है। हिमालय की उत्तर से दक्षिण की ओर 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4। नंबर 1 जो श्रेणी है इस तरह से, उसका नाम हम यहाँ आगे लिख देंगे। इसके क्या नाम है इसका? ट्रांस हिमालय। ठीक है। इसके बाद में ये एक दूसरी हिमालय की श्रेणी है, इसका नाम क्या है? महान हिमालय। ये महान हिमालय है। महान हिमालय के बाद में तीसरी जो हिमालय की श्रेणी है उसको हम क्या कहेंगे? लघु हिमालय। ये लघु हिमालय है। और हिमालय की सबसे दक्षिण की जो श्रेणी है उसका नाम क्या है? शिवालिक। ये शिवालिक हिमालय है। इनके बीच में कुछ गर्त और हैं।
ये जगह इसीलिए छोड़ी है कि वो गर्त हम यहाँ लिख सके। हिमालय की उत्पत्ति का जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार एक तरफ पर्वत श्रेणी बनती है, दूसरी तरफ गार्ज या खाई बनती है, गर्त बनती है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो गर्त है उसको हम क्या कहेंगे? ITSZ। क्या कहेंगे? ITSZ। ITSZ का मतलब होता है इंडस थ्रस्ट सिंधु सचर जोन। इंडस थ्रस्ट या सिंधु सचर जोन, या इसको एक शब्द और देते हैं, उसका नाम क्या है? हिंज लाइन। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय हिंज लाइन के द्वारा आपस में अलग होते हैं। इसके बाद में महान हिमालय और लघु हिमालय, ये जो अलग होते हैं वो है MCT। क्या है? MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट से महान और लघु अलग हो रहे होते हैं। तीसरा जो गर्त आएगा लघु और शिवालिक के बीच, वो जो गर्त है वो है MBT मैन बाउंड्री थ्रस्ट। इनमें से प्रश्न आते हैं। मैन बाउंड्री थ्रस्ट किनको अलग करता है? शिवालिक और लघु। अब प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके अनुसार फिर एक गर्त होना चाहिए दक्षिण में, तो वो जो दक्षिण का जो गर्त है वो है HFF हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट यानी हिमालय के सबसे दक्षिण का गर्त, और इस गर्त में हिमालय की इन श्रेणियों से निकलने वाली नदियों ने जलोढ़ मिट्टी से इस गर्त को भर दिया, और ये HFF का जो इलाका है आज भारत का उत्तर का विशाल मैदान के रूप में मौजूद है। तो कौन सा गर्त था यहाँ पर? HFF हिमालयन फ्रंट फोल्ड, या इसको एक नाम हम और दे सकते हैं HFT हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। इतनी बात हो गई कुल मिलाकर? जी सर। इसके बाद अब हिमालय की ये जो चारों श्रेणियां हैं, थोड़ी सी सामान्य जानकारी और ले लेते हैं। हिमालय की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है 240 से कितनी है? 400 किलोमीटर। 240 से 400 किलोमीटर हिमालय की चौड़ाई। हमने एक बात और की थी, किसकी? हिमरेखा। पश्चिम भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अपने पड़ी थी 5700 मीटर। कितनी? 5700। और यही हिमरेखा की ऊंचाई पूर्वी भाग में हमने पड़ी थी कितनी? 4200 मीटर। हिमरेखा क्या है? हिमालय पर्वतीय भाग में एक ऐसा स्थान जहां से ऊपर लगातार हमें बर्फ दिखाई देती है, वनस्पति का अभाव है, और एक काल्पनिक सीमा मान सकते हैं इसको हम कि उस ऊंचाई के बाद में अक्सर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, तो वो क्या है? हिमरेखा। अब आप एक श्रेणी पढ़ लो हिमालय की, और वो सबसे उत्तर की श्रेणी, सबसे उत्तर की श्रेणी नंबर 1 डाल करके हम इसको पढ़ लेंगे। किसको? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अपने बनेंगे उन सब की हम बात करने वाले हैं यहाँ, और आप विशेष ध्यान इस पर देंगे। ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय। इस हिमालय का ज्यादातर विस्तार कहां है? तिब्बत में।
इसी कारण इसको कौन सा हिमालय भी कह देते हैं? तिब्बती हिमालय। ये सब भूषण की लाइनें हैं। इसके बाद में हिमालय के स्थान पर पहले क्या हुआ करता था? 33 सागर। इस कारण ट्रांस हिमालय को 33 हिमालय भी कहते हैं। 33 हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इस श्रेणी में 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं और अवशेष पाए जाने के कारण इस भाग को क्या कह दिया? 33 हिमालय। पार हिमालय, तिब्बती हिमालय और 33 हिमालय। एक बार नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि ट्रांस हिमालय कौन सी चट्टानों से बना है? तो इसमें आती है कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानों से बना है। कौन सी चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से बना है ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में बहुत सी पाई जाती हैं घाटियां। क्या पाई जाती है? घाटियां। और ये जो घाटियां हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक घाटी है, यहाँ पर हुंजा घाटी। कौन सी घाटी है? हुंजा घाटी। इस हुंजा घाटी में 2 ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब हिमनद। और वो हिमनद है, एक का नाम है हिस्पार और दूसरे का नाम है बाटूरा। कौन कौन से हिमनद? हिस्पार और बाटूरा हिमनद। क्लियर है? ये प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी जो घाटी है वो है सिगार घाटी। दूसरी घाटी कौन सी है? सिगार घाटी में भी हिमनद है, व्यापो और बाल्टोरा। व्यापो और दूसरा कौन सा है? बाल्टोरा। ये दोनों भी क्या है? हिमनद। तीसरी एक जो घाटी है उसका नाम है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी? नुब्रा घाटी। नुब्रा। और नुब्रा घाटी में प्रसिद्ध हिमनद है और उस हिमनद से आप वाकिफ में हैं। कौन सा? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद। हुंजा घाटी में हिस्पार और बाटोरा, सिगार घाटी में व्यापो और बाल्टोरा, नुब्रा घाटी में सियाचिन। इतना क्लियर है? इसके बाद ये जो श्रेणी है हिमालय की, इसकी क्रम से 4 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी है? 4। इन 4 में सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम। दूसरे नंबर की जो श्रेणी आएगी उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी। क्लियर? तीसरे नंबर की इसकी जो श्रेणी आएगी उसका नाम है जास्कर। तीसरी क्या है? जास्कर है। और नंबर 4 जो श्रेणी है, अक्सर किताबों में 3 श्रेणियां पढ़ाते हैं बहुत से लेक्चर, उसका नाम है कैलाश। कैलाश पर्वत श्रेणी। आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हिमालय की जो दूसरी श्रेणियां आएंगी जैसे महान, इसके बाद में लघु, शिवालिक, उनकी भी कुछ श्रेणियां हैं। तो ट्रांस की 4 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। अब हम इनमें से एक की बात करें। किसकी? काराकोरम की। काराकोरम को पहली बार एक एक क्वेश्चन देखते जाना है। काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी, काराकोरम को क्या कहते हैं? कृष्णागिरी। कृष्णागिरी भी कहते हैं। इस काराकोरम श्रेणी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक भूगोल वेता हुए हैं स्वेन हेडिंग। भूगोल वेता का नाम क्या है? स्वेन हेडिंग। इस स्वेन हेडिंग ने इस काराकोरम श्रेणी को कहा है
उच्च एशिया की रीढ़। क्या कहा है? उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़, हाई बैकबोन ऑफ एशिया, हाई बैकबोन ऑफ एशिया। इसी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी आपने नाम सुन रखा होगा, केटू। इसी केटू को कहते हैं गोडविन ऑस्टिन। केटू को क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर है। और वर्तमान में ये है कहां? पीओके में है। वर्तमान में कहां है? पीओके में है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई 85 मीटर है। या बहुत सी एनसीईआरटी आदि में 85-98 भी मिल जाती है, लेकिन आप 85 ध्यान रख लेंगे, आगे करेंगे उसकी बात। इस गॉडविन ऑस्टिन को कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसको कहते हैं शाहगोरी। क्या कहते हैं? शाहगोरी। और इसी का दूसरा एक और नाम है पाकिस्तान में ही, चाहगोरी। चाहगोरी, शाहगोरी। क्लियर है इतना? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे जो ऊंचा दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। वो काराकोरम दर्रा इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 55-75 मीटर। कितना है? 55-75 मीटर। एक प्रकार से काराकोरम श्रेणी से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते थे हमने उनको टच कर लिया है लगभग। अब हम हिमालय की दूसरी जिस श्रेणी की बात करेंगे वो है काराकोरम के बाद में लद्दाख। कौन सी आएगी? लद्दाख। नंबर 2 लद्दाख श्रेणी। इस लद्दाख श्रेणी में भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे अपने। तो सबसे पहले तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी। चोटी का नाम क्या है? राकापोसी लद्दाख की सर्वोच्च क्या है? चोटी। ऊंचाई है इसकी 77-88 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 77-88 मीटर। इसी लद्दाख में एक जगह और है, और वो जगह कौन सी है? लेह। लेह जो जगह है ये भारत का सबसे शुष्क स्थान है। सबसे शुष्क स्थान, भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह है, जो कहां है? लद्दाख में। या यूं कह सकते हैं कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में है, दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में है। और शुष्क स्थान होने के कारण इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? वृष्टि छाया प्रदेश। शुष्क का मतलब सूखा, ड्राई। सूखा इसलिए है, बर्फ तो पड़ती है यहाँ लेकिन बारिश नहीं होती है, क्योंकि हिमालय की अन्य श्रेणियों को मानसूनी हवाएं पार नहीं कर पाती हैं और बारिश नहीं होती है। इसलिए भारत का सबसे शुष्क, अगर किसी परीक्षा में आप ऑप्शन में जैसलमेर आ जाए, और जैसलमेर में भी कौन सी जगह? सम तहसील है जैसलमेर की, वो जैसलमेर आ जाए, एक ऑप्शन में ले आ जाए, तो अगर हमें ध्यान नहीं है या पढ़ावा नहीं है तो हम सीधा जैसलमेर करेंगे, क्योंकि जैसलमेर के इस सम में भी कितनी वर्षा होती है? 5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है ना?
तो ये भी शुष्क है, लेकिन ये तो इससे भी ज्यादा शुष्क है, तो होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। लेह भारत का सबसे शुष्कतम तभी तो है, और दूसरा जैसलमेर। तो ये आप ऑप्शन के आधार पर इनको अलग कर सकते हैं। लद्दाख का अर्थ, लद्दाख का एक अर्थ और बताया गया है, जिसका नाम है लाख दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर, इसलिए नाम क्या पड़ा? लद्दाख। ठीक है। इसके बाद में हम ट्रांस हिमालय की तीसरी पर्वत श्रेणी को पूरा करेंगे, फिर अपना ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी जो श्रेणी है उसका नाम क्या है? जास्कर। भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा जो स्थान है वो कौन सी में श्रेणी में है? जास्कर में। और सियाचिन ग्लेशियर भी ठंडा है, लेकिन ठंडा स्थान की अगर हम बात करें तो इसका एक सेक्टर है द्रास। कौन सा सेक्टर? द्रास। द्रास सेक्टर सबसे ठंडी जगह है जो जास्कर श्रेणी में है। ठीक है ना? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कामेत। कौन सी है? कामेत की ऊंचाई है 77-56 मीटर। 77-56 मीटर है। जास्कर में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। वैसे बहुत सारा लंबा चौड़ा इसका मैटर भी है, लेकिन उसका कोई ज्यादा महत्व यहाँ नहीं है। एक तो भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास सेक्टर, और एक इसकी चोटी कौन सी है? कामेत। 77-56 मीटर। सबसे लास्ट की जो पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की वो है कैलाश। कैलाश पर्वत श्रेणी। अगर हम इसके ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो भगवान महादेव का घर कैलाशपति कहलाते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट कैलाश। नाम ध्यान रह जाएगा, कैलाश की कैलाशी। ऊंचाई है इसकी 66-38 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 66-38 मीटर है। और कैलाश श्रेणी में जो क्वेश्चन बनते हैं, यहीं पर एक झील का नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। और मानसरोवर झील में एक हिमनद है जिसका नाम बड़ा अजीब सा है, चोमायुंगडुंग हिमनद। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके अलावा इसी कैलाश पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? सतलज। और सतलज के अलावा एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। माउंट कैलाश सबसे ऊंची चोटी 66-38 मीटर। 3 नदियां कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती हैं। मानसरोवर झील के आसपास बहुत से ग्लेशियर हैं, हिमनद है, उनसे निकलती हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। क्लियर है? तो एक प्रकार से ये हमारा ट्रांस हिमालय एक प्रकार से क्या हो गया है? पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट